हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत मस्त हैं, जबरदस्त हैं। और मैं अब आप लोगों के साथ में अपने रिवीजन लेक्चर को आगे कंटिन्यू करता हूं। दोस्तों सबसे पहले, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और ये जो बेल आइकन दबा हुआ बना हुआ है इसे जरा दबा दो, ताकि आगे जब रिवीजन लेक्चर आए तो आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब तक हम लोगों ने रिवाइज किया रिकवरी रेट्स के 6 मेथड, और अब मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं आगे की बात। तो दोस्तों अब मैं आपके साथ में बात करने वाला हूं अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी, अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो जरा फैक्ट्री ओवरहेड्स की अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी की अपन लोग बात कर लें। दोस्तों मैंने आप लोगों को दो बातें अभी रिकवरी रेट में समझाई थी। पहली बात मैंने आपको ये बताई थी कि रिकवरी रेट हमेशा बजट पे आधारित होती है, ये रियल खर्चों पर आधारित नहीं होती, ये अंदाजे से निकाली गई रेट होती है। नंबर दो, रिकवरी का मतलब मैंने आपको बताया था, रिकवरी का मतलब होता है अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट में ओवरहेड का खर्चा जोड़ना। अगर हम लोग अपने प्रोडक्शन कॉस्ट में ओवरहेड के खर्चे जोड़ते हैं तो ओवरहेड के खर्चे जोड़ने को ही हम लोग बोलते हैं रिकवरी। अब आप नाम से अंदाजा लगाओ, अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी। अंडर रिकवरी का मतलब हुआ कि आपने जो अपने प्रोडक्शन कॉस्ट में ओवरहेड का खर्चा जोड़ा है वो एक्चुअल से कम जोड़ दिया, तो जो पैसे आपने कम जोड़े वो कहलाएगा अंडर रिकवरी। और मान लो आपने ओवरहेड का खर्चा किया कम, लेकिन आपने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में ओवरहेड का खर्चा जोड़ दिया ज्यादा, तो बेटा वो कहलाएगी आपकी ओवर रिकवरी। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका एक्चुअल ओवरहेड जो है वो 1 लाख रुपीस का है, और मान लीजिए मैंने रिकवरी रेट तय कर रखी है ₹10 पर यूनिट। मैंने रिकवरी रेट तय कर रखी है ₹10 पर यूनिट। अब मान लीजिए अगर मेरा एक्चुअल आउटपुट, अगर मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो अगर मान लीजिए कि मेरा 9000 यूनिट का है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी रिकवरी रेट है ₹10 पर यूनिट, मतलब मैं हर यूनिट की कॉस्ट में ओवरहेड का खर्चा कितना जोड़ता हूं, ₹10। तो अगर मैंने 9000 यूनिट बनाए तो मैंने 9000 यूनिट की कॉस्ट में कितना रुपया जोड़ा होगा, 90,000। अब प्रॉब्लम समझो, मेरा एक्चुअल खर्चा 1 लाख है, लेकिन मैंने अपनी कॉस्ट में ऐड किया है 90,000। इसका मतलब मैंने 10,000 रुपए अपनी कॉस्ट में कम जोड़ रखे। इसे हम लोग बोलते हैं अंडर रिकवरी। मान लीजिए अगर मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन 9000 यूनिट की जगह अगर 11,000 यूनिट है और मैंने हर यूनिट की कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा ₹10 ऐड किया होगा, तो मेरा टोटल ओवरहेड जो मैंने अपनी कॉस्ट में जोड़ा होगा वो रहेगा 1,10,000। अब एक्चुअल खर्चा मेरा 1 लाख है, लेकिन मैंने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में 1,10,000 जोड़ रखा है, तो ये जो 10,000 मैंने ज्यादा ऐड कर रखा है इसी को हम लोग बोलते हैं ओवर रिकवरी। तो बेटा इसे हम लोग बोलते हैं अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी। और अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी क्यों पैदा होती है, क्योंकि जो रिकवरी रेट हम लोग काम में ले रहे ये बजटेड है। अब रिकवरी रेट जो हम लोग काम में ले रहे हैं वो तो अंदाजे की रेट है, और ऑब्वियस सी बात है अंदाजा एक्चुअल के आसपास तो हो सकता है, लेकिन एक्चुअल के बिल्कुल बराबर हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए बेटा अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी पैदा होती है। अब मेरी बात को समझना, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी को ट्रीट करने के हमारे पास में कुल मिलाकर 3 तरीके हैं, जिनमें से पहले 2 तरीके आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, और आपके एग्जाम में जो भी सवाल आते हैं वो सब तीसरे वाले मेथड के ही सवाल आते हैं। सर बताइए ये 3 तरीके क्या है। सबसे पहला तरीका, जो भी आपकी अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी है आप उसे कॉस्टिंग P&L से राइट ऑफ कर दो। जो भी आपकी अंडर रिकवरी, जो भी आपकी ओवर रिकवरी है उसे कॉस्टिंग P&L से राइट ऑफ कर दो। एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन मानकर उसे कॉस्टिंग P&L से राइट ऑफ कर दो, पहला तरीका। दूसरा तरीका, जो भी आपकी अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी है उसे क्लोजिंग बैलेंस की तरह कैरी फॉरवर्ड कर लो, मतलब बाय बैलेंस कैरेड डाउन या टू बैलेंस कैरेड डाउन करके अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कर लो। क्योंकि हो सकता है इस साल अंडर रिकवरी हो रही है, आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर लो, अगले साल ओवर रिकवरी हो जाएगी और ये दोनों आपस में कैंसिल होकर सेट ऑफ होकर खत्म हो जाएंगे। तो आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आने वाले वर्षों में अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी से एडजस्ट होने के लिए। ठीक है, और तीसरा तरीका आता है सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट मेथड। अब आप लोग बोलेंगे सर ये सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट मेथड क्या है।
सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट मेथड कहता है कि साहब अगर आपका एक्चुअल खर्चा 1 लाख है और आपने 90 ही जोड़ रखा है तो कोई बात नहीं, 10 कम जोड़े ना, 10 और जोड़ लो, गलती दूर हो जाएगी। ये कहता है अगर आपका एक्चुअल खर्चा 1 लाख है और आपने अपने प्रोडक्शन कॉस्ट में 1,10,000 जोड़ रखा है, मतलब 10,000 की ओवर रिकवरी कर रखी है, 10,000 ज्यादा जोड़ रखा है, तो एक काम करो, कॉस्ट में से 10,000 वापस निकाल लो। दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट मेथड। तो बेटा अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी को ट्रीट करने के 3 तरीके हैं। पहला, या तो P&L से राइट ऑफ कर दो, नंबर 2 या फिर आप कैरी फॉरवर्ड कर लो, और नंबर 3 अगर आपने कम बांटा है तो बचे हुए पैसे और बांट दो, और अगर आपने ज्यादा बांट रखा है तो वापस ले लो। दैट्स इट, बात खत्म। मैं समझाता हूं कैसे। अब सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट है, दिस इज योर फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। मान लेते हैं आपने एक्चुअली खर्चा किया 1 लाख रुपए का, तो आप कर दोगे फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख, ये आपने खर्चा किया। अब आपने प्रोडक्शन किया 9,000 यूनिट का और हर यूनिट की कॉस्ट में आपने 10 रुपए जोड़े, तो आपने अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट में कितना ओवरहेड जोड़ा? 90,000, तो आपने कर दिया बाय प्रोडक्शन। अब आपने क्या किया कि आपने 9,000 यूनिट बनाए और हर यूनिट की कॉस्ट में आपने 10 रुपए का ओवरहेड जोड़ा, तो आपने टोटल ओवरहेड जोड़ा कितना है अपनी कॉस्ट में? 90,000। अब ध्यान से देखो, इधर एक्चुअल खर्चा लिखा हुआ है 1 लाख और उधर रिकवर्ड खर्चा, मतलब जो आपने प्रोडक्शन की कॉस्ट में 90,000 जोड़े वो आपने लिख रखे हैं। दोनों का जो डिफरेंस है 10,000, ये आपकी अंडर रिकवरी है। अब आपके पास में 3 रास्ते हैं, या तो आप एक काम करो, इस 10,000 की अंडर रिकवरी को कॉस्टिंग P&L से राइट ऑफ कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी, या फिर आप इस 10,000 की अंडर रिकवरी को कैरी फॉरवर्ड कर लो, अगले साल में ले जाओ, ताकि अगले साल जब ओवर रिकवरी हो तो उससे ये कैंसिल हो जाएगी। और तीसरा तरीका जो है वो ये है कि जो आपकी ये 10,000 है, ये अंडर रिकवरी का मतलब क्या है कि आपने खर्चा किया है 1 लाख लेकिन अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में आपने जोड़े 90,000, इसका मतलब आपने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में 10,000 कम जोड़े हैं। तो एक काम करो, ये जो 10,000 कम जोड़े हैं ये और जोड़ लो, गलती ठीक हो जाएगी। आपकी प्रोडक्शन, आपने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में 10,000 कम जोड़े ना, तो ये 10,000 और जोड़ लो, गलती दूर हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि जो आपका प्रोडक्शन है वो या तो फिनिश गुड्स के रूप में होगा या WIP के रूप में होगा, तो जितना फिनिश गुड्स के रूप में है उतने पैसे फिनिश गुड्स में जोड़ दो, जितना प्रोडक्शन WIP के रूप में है वो WIP में जोड़ दो, काम खत्म, फिनिश। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? या तो आप इसे कॉस्टिंग P&L से राइट ऑफ कर दो या कैरी फॉरवर्ड कर लो, या फिर और बांट दो ना, आपने 10,000 कम बांटे और बांट दो, और जो प्रोडक्शन किया उसमें 10,000 और जोड़ लो, गलती दूर। यह ध्यान रखना, अपने एग्जाम में सवाल इस तीसरे मेथड के आते हैं, बाकी 2 मेथड के नहीं आते हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर ये तीसरा वाला मेथड कैसे लगाएंगे सवालों में, ये सिखाओ, क्योंकि इसी के सवाल आते हैं, यही सिखा दो। अभी सिखाता हूं बेटा। अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो इस ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपकी अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी कितनी है। आपकी अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी कितनी है आपको यह पता करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सबसे पहला, आप करंट ईयर का जितना भी ओवरहेड गिवन है, जितना भी ओवरहेड आपने पे किया है, जितना भी आपका ओवरहेड का खर्चा है वो आप यहां पे ले लो, ठीक है। जितना भी आपका एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है वो ले लो। करंट ईयर की जगह मैं लिख देता हूं एक्चुअल, ये आप ले लो। इसमें से सबसे पहले आप एबनॉर्मल खर्चों को घटा दो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है बेटा, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस कभी भी प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड नहीं होते। जैसे मान लो आपको बोल दे कि वर्कर का हाथ कट गया था, वर्कर को हमने 10,000 का कॉम्पेंसेशन दिया, वो फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूडेड है। अरे भाई, वो फैक्ट्री ओवरहेड में क्यों इंक्लूडेड है? वो एबनॉर्मल खर्चा है, वो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट में जुड़ने वाला नहीं है, वो तो P&L में भेजो। तो जो एबनॉर्मल खर्चा आपको दे रखा है, अगर वो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड में शामिल है तो उसे हटा दो, क्योंकि वो प्रोडक्शन कॉस्ट में जुड़ता नहीं है, वो तो सीधे P&L में जाना है, हटा दो उसको। अगर आपको
एक्चुअल ओवरहेड के अंदर लास्ट ईयर एक्सपेंसेस दे रखे हैं, आपको पिछले साल का खर्चा दे रखा है, तो वो भी हटा दो, क्योंकि पिछले साल का खर्चा पिछले साल की प्रोडक्शन कॉस्ट में जुड़ने वाला था। जो पिछले साल की प्रोडक्शन कॉस्ट में जुड़ने वाला था वो इस साल का, और वो अगर आपने गलती से करंट ईयर के खर्चे में ले रखा है तो आप उसे हटा दो। अब सर कैसे? जैसे मान लो आपको सवाल बोलेगा कि पिछले साल का बोनस हमने इस साल पे किया, वो भी फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर इंक्लूडेड है, तो आप बोलोगे भाई पिछले साल का बोनस पिछले साल के प्रोडक्शन की कॉस्ट में जोड़ना है, इस साल के प्रोडक्शन कॉस्ट में थोड़ी जोड़ना है, तो हटाओ उसे। तो जो लास्ट ईयर का खर्चा है उसे भी हटा दो। अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस है, जैसे आपको बोले कि हमारा जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है उसमें आग लग गई और रॉ मटेरियल का स्टॉक जलकर नष्ट हो गया, तो वो जो रॉ मटेरियल जलकर नष्ट हुआ है वो वाला नुकसान अगर आपने फैक्ट्री ओवरहेड में डाल रखा है तो आप उसको भी हटाओ। जैसे मान लो आपको बोले कि हमें वर्कर्स को स्ट्राइक वाले पीरियड की तनख्वाह देनी पड़ी, तो आप क्या बोलोगे? अगर वर्कर्स को स्ट्राइक वाले पीरियड की तनख्वाह देनी पड़ी तो वो भी एबनॉर्मल लॉस है, उसे भी हटाओ। क्योंकि एबनॉर्मल लॉस सीधे कॉस्टिंग पी&एल में जाता है, वो कभी भी प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड नहीं होता। तो अगर कोई भी एबनॉर्मल खर्चा आपको दे रखा हो, कोई भी एबनॉर्मल लॉस आपको दे रखा हो, या लास्ट ईयर का खर्चा अगर आपको दे रखा हो, तो बेटा आप उन सबको हटा देना, क्योंकि ये खर्चे कभी भी हमारी कॉस्ट में जुड़ने वाले थे ही नहीं। हमें अपनी कॉस्ट में ये खर्चा जोड़ना ही नहीं है, हटा दो आप इसको। ऐसा करने पर आपके पास आ जाएगा रिकवरेबल फैक्ट्री ओवरहेड। मतलब आपके पास आ जाएगा वो फैक्ट्री ओवरहेड जो वाकई में आपको अपनी कॉस्ट में जोड़ना है। आपने एबनॉर्मल खर्चे हटा दिए, लास्ट ईयर का खर्चा हटा दिया, तो अब आपके पास करंट ईयर का वही खर्चा बचा है जो आपकी कॉस्ट में जुड़ना चाहिए था, रिकवरेबल जुड़ना चाहिए था। इसमें से माइनस कर दो रिकवर्ड फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब वो फैक्ट्री ओवरहेड जो आपने एक्चुअली अपनी कॉस्ट में जोड़ा है, मतलब वो ओवरहेड जो आपने एक्चुअली अपनी कॉस्ट में जोड़ा है, आप उसे लेस कर दो। तो बेटा ऐसा करने पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी अंडर रिकवरी कितनी है या आपकी ओवर रिकवरी कितनी है। आपकी अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी कितनी है वो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे बेटा मुझे रिकवरेबल ओवरहेड मेरा 1 लाख है, इसका मतलब मेरी करंट ईयर की प्रोडक्शन कॉस्ट में 1 लाख रुपए जुड़ना चाहिए, लेकिन मैंने जोड़ा कितना? 90,000। तो मुझे पता चल गया कि मैंने अपनी कॉस्ट में 10,000 कम जोड़े। तो ये जो 10,000 कम जोड़े, ये क्या है? अंडर रिकवरी। अब हमें इसका ट्रीटमेंट करना है। तो पहला काम अंडर रिकवरी का पता लगाओ। अंडर रिकवरी का पता लगाने का तरीका क्या है भाई साहब? अंडर रिकवरी का पता लगाने का तरीका है कि आप सबसे पहले जो भी आपको एक्चुअल ओवरहेड पेड दे रखा है वो ले लो, उसमें से आप लास्ट ईयर के खर्चे हटा दो, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस हटा दो, एबनॉर्मल लॉसेस हटा दो, तो आपको पता चल जाएगा करंट ईयर का वो खर्चा जो कि आपको अपनी कॉस्ट में जोड़ना चाहिए। इसमें से माइनस कर दो जो आपने एक्चुअली अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट में जोड़ा है, रिकवर्ड ओवरहेड, तो आपको पता चल जाएगा अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी क्या है। अब अपने को इस अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का ट्रीटमेंट करना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब ये जो अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी है, इसका क्या होगा? सबसे पहला सवाल आपको बताएगा कि 1/3 अंडर रिकवरी इसलिए हुई क्योंकि हमारी प्रोडक्शन प्लानिंग खराब थी। आपको बोलेगा 1/3 अंडर रिकवरी इसलिए हुई क्योंकि फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई थी। 1/3 अंडर रिकवरी इसलिए हुई क्योंकि कोरोना फैल गया था। 1/3 अंडर रिकवरी इसलिए हुई क्योंकि फैक्ट्री में आग लग गई थी। 1/3 अंडर रिकवरी इसलिए हुई क्योंकि बाढ़ आ गई थी। तो आपको यह बताएगा कि कुछ रिकवरी एबनॉर्मल रीजन की वजह से हुई है। तो बेटा जी जो अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी किसी एबनॉर्मल रीजन की वजह से हुई है, उस अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी को डायरेक्टली उठाकर आप पी&एल में डाल दो। ठीक है। अब बोल रहा है 1/3 अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी, या बोलते 1/4 अंडर रिकवरी बाढ़ आने की वजह से हुई है, या 1/4 अंडर रिकवरी कोविड की वजह से हुई है, तो 1/4 अंडर रिकवरी हो गई 2500। तो ये जो 1/4 अंडर रिकवरी है 2500, ये सीधे कहां जाएगी? कॉस्टिंग पी&एल में। लेकिन बेटा बाकी जो बची आपकी
बाकी जो आपकी अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी बची वो आपकी बची नॉर्मल रीजंस की वजह से होने वाली अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी, जैसे प्राइसेस का बढ़ जाना, प्रोडक्शन का कम हो जाना, डिमांड का कम हो जाना, डिमांड का ज्यादा हो जाना, ये नॉर्मल रीजंस है। इनकी वजह से जो अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी हुई उसे आप इधर रख लो, ठीक है। अच्छा, अब जो नॉर्मल अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी है आपको इसे दो हिस्सों में बांटना है। आपको इसे अपने प्रोडक्शन में डिवाइड करना है, पर आपका प्रोडक्शन दो रूपों में होगा। या तो आपका प्रोडक्शन WIP के रूप में होगा या फिर आपका प्रोडक्शन फिनिश्ड गुड्स के रूप में होगा। या तो आपका प्रोडक्शन WIP के रूप में होगा या फिर आपका प्रोडक्शन फिनिश्ड गुड्स के रूप में होगा, ठीक है। और बेटा फिनिश्ड गुड्स के रूप में भी आपका प्रोडक्शन दो रूपों में होगा। सर दो रूप कैसे? कुछ फिनिश गुड्स ऐसा होगा जो आप बेच चुके हो और कुछ फिनिश गुड्स ऐसा होगा जिसका आपके पास क्लोजिंग स्टॉक रखा है, ठीक है। अब देखो, आपको सवाल कहेगा कि सर हमने 3000 यूनिट फिनिश गुड्स के बेच दिए। आपको बोलेगा कि सर हमारे पास फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना है? 3000 यूनिट्स का स्टॉक है। हमारे पास फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना है? 3000 यूनिट का। और आपको बोलेगा सर हमारा जो WIP का स्टॉक है वो हमारे पास है 3000 यूनिट्स का। लेकिन सर ये 50% कंप्लीट है, ये 50% कंप्लीट है, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस फुल कंप्लीट थोड़ी होता है, वर्क इन प्रोग्रेस तो हाफ कंप्लीट होता है। अब यहां पे ये दोनों 100% कंप्लीट यूनिट है, लेकिन ये आधा कंप्लीट है, तो आप इसे इक्विवेलेंट यूनिट में डिवाइड कर लो। तो बेटा जी इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हो गए? 1500। आप समझते हो 3000 यूनिट्स को 50% बनाना या 1500 यूनिट्स को पूरा बनाना ये दोनों एक ही बात है। 3000 यूनिट को आधा बनाना और 1500 यूनिट को पूरा बनाना ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब यहां पे ये जो 7500 रुपीस की अंडर रिकवरी है इसे मैं फिनिश गुड सोल्ड, फिनिश गुड स्टॉक और WIP स्टॉक इन तीनों के बीच में डिवाइड करूंगा। और इन तीनों के बीच में मैं डिवाइड किस रेशो में करूंगा? यूनिट्स के रेशो में डिवाइड करूंगा। और यूनिट्स का रेशो है 1500, 3000, 3000। तो ऑब्वियस सी बात है WIP स्टॉक को 1500 की अंडर रिकवरी मिलेगी, फिनिश गुड सोल्ड को 3000 की अंडर रिकवरी मिलेगी, और बेटा जो फिनिश गुड्स का स्टॉक है उसे भी 3000 की अंडर रिकवरी मिलेगी। तो ये जो 7500 की अंडर रिकवरी है मैंने इसे तीनों के बीच में नंबर ऑफ यूनिट्स के रेशो में डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ यूनिट्स के रेशो में डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से सुनना, ये जो WIP स्टॉक वाली अंडर रिकवरी है ये जाएगी WIP अकाउंट में। जो फिनिश गुड सोल्ड वाली अंडर रिकवरी है वो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में, और जो फिनिश गुड स्टॉक वाली अंडर रिकवरी है वो जाएगी फिनिश गुड्स अकाउंट में। तो बेटा जो फिनिश गुड्स, जो WIP स्टॉक वाली अंडर रिकवरी है वो जाएगी WIP अकाउंट में, जो फिनिश गुड सोल्ड वाली अंडर रिकवरी है वो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में, और जो फिनिश गुड स्टॉक वाली अंडर रिकवरी है वो जाएगी फिनिश गुड्स अकाउंट में। खत्म, फिनिश। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके, और मैं आपको बता दूं अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है तो ये बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है और आप लोगों को सवाल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और आप लोग बहुत आराम से इसके सवाल कर दोगे। सबसे पहला अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी को ट्रीट करने के तीन तरीके हैं, या तो कॉस्टिंग P&L से राइट ऑफ कर दो, या फिर कैरी फॉरवर्ड कर दो, या फिर दोबारा बांट दो। अगर आपने कम बांटा तो और बांट दो, ज्यादा बांट दिया तो वापस ले लो, दैट्स द सिंपल थिंग। अब सबसे पहला इसमें आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी पता करनी है। कैसे? सबसे पहले करंट ईयर, सबसे पहले आपको जो एक्चुअल ओवरहेड दे रखा है उसमें से आप फालतू का सामान हटा दो, मतलब एबनॉर्मल एक्सपेंसेस हटा दो, एबनॉर्मल लॉसेस हटा दो, क्योंकि ये तो वैसे भी रिकवर होने नहीं है, ये तो वैसे भी प्रोडक्शन कॉस्ट में जोड़ने नहीं है।
इसके अलावा अगर कोई लास्ट ईयर का खर्चा है वो भी हटा देना, तो आपके पास आ जाएगा रिकवरेबल ओवरहेड। रिकवरेबल ओवरहेड में से माइनस कर देंगे रिकवर्ड ओवरहेड, तो आ जाएगी अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी। अब अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का ट्रीटमेंट करना है। अगर आपको सवाल में बोला कि अंडर रिकवरी जो भी हो रही है उसमें से 1/3 अंडर रिकवरी एबनॉर्मल रीजन की वजह से हो रही है, तो जो एबनॉर्मल रीजन वाली अंडर रिकवरी है उसे कॉस्टिंग P&L में उठाकर डाल दो। अब बची नॉर्मल रीजन की वजह से होने वाली अंडर रिकवरी, इसे हम लोग डिवाइड करेंगे WIP और फिनिश गुड्स में। पर प्रॉब्लम यह है कि फिनिश गुड्स खुद दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, एक फिनिश गुड जो बिक चुका है, एक फिनिश गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, WIP के इक्विवेलेंट यूनिट पकड़ूंगा, फिनिश गुड्स सोल्ड पकड़ूंगा, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक पकड़ूंगा, और तीनों के नंबर ऑफ यूनिट के रेशियो में ये इस नॉर्मल अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी को डिवाइड कर दूंगा। दैट्स इट, बात खत्म। WIP वाली अंडर रिकवरी जाएगी WIP अकाउंट में, फिनिश गुड्स सोल्ड वाली जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में, और फिनिश गुड्स स्टॉक वाली चली जाएगी फिनिश गुड्स अकाउंट में। काम खत्म, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों, इसके बाद में अब मैं आपके साथ में बात करता हूं मशीन आर रेट ऑफ मशीन रूम। बेटा यही वो टॉपिक है जिस पर सीए इंस्टीट्यूट ने आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे। ओवरहेड वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक सिर्फ इसी टॉपिक के पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि सर मशीन रूम आखिर बोलते किसको है। तो बेटा एक बात को समझो कि अगर मान लो कुछ मशीनें ऐसी हैं जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लिए कॉमन है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया P1, P2, P3, S1, S2। अब मैंने आपको बताया कि ये जो P3 डिपार्टमेंट है इसके अंदर सारी की सारी मशीनें रखी हुई है, और इसके अंदर मेजरली जो काम होता है वो सारा का सारा मशीनों से होता है, और ऑपरेटर यहां पर सिर्फ एक हेल्पर के रूप में काम कर रहा है। प्रोडक्शन का मेनली काम जो है वो मशीनों के द्वारा होता है। तो इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं मशीन रूम। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? मशीन रूम। तो अगर आपके दिमाग में सबसे पहली बात आई कि सर मशीन रूम का मतलब क्या है, तो मशीन रूम का मतलब वो है वो डिपार्टमेंट जहां पर मेजरली प्रोडक्शन का काम मशीनों के द्वारा किया जाता है, जहां पर जो वर्कर जो है वो मशीन का ऑपरेटर है, वो अपने हाथों से माल नहीं बनाता, वो सिर्फ मशीन को ऑपरेट करता है। मतलब माल के बनाने में, प्रोडक्ट को बनाने में वो पैसिव रोल प्ले करता है, वो एक्टिव रोल प्ले नहीं करता। तो ऐसे डिपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं मशीन रूम। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर P3 डिपार्टमेंट में मेजरली काम मशीनों से होता है तो यहां पर रिकवरी का बेस्ट मेथड रहेगा मशीन आर रेट मेथड। तो बेटा अगर P3 डिपार्टमेंट के अंदर मेजरली अगर सारा का सारा काम मशीनों से होता है तो यहां पर जो रिकवरी का बेस्ट मेथड है ओवरहेड की रिकवरी का, वो रहेगा मशीन आर रेट मेथड। और बस वही हम लोग यहां पे लगा रहे हैं। अब बच्चे मुझे बोलते हैं सर पहले वाले सवालों में और इस वाले सवाल में फर्क क्या होगा। पहले वाले सवालों में आपको जानकारी पांचों डिपार्टमेंट की दी जाती थी, लेकिन अब यहां पर आपको जानकारी सिर्फ P3 के बारे में दी जाएगी और आपसे सिर्फ P3 की मशीन आर रेट मांगी जाएगी। मतलब आपको जानकारी सिर्फ P3 के बारे में देगा और आपको P3 के बारे में जानकारी देगा और आपको P3 की मशीन आर रेट जो है वो कैलकुलेट करके बतानी है। अब आप बोलेंगे सर ये काम कैसे होगा? ये काम भी 3 स्टेप में चलेगा। 3 स्टेप कैसे? सबसे पहला, जो आपका P3 डिपार्टमेंट है जिसे आप लोग मशीन रूम कह रहे हो, आप सबसे पहला इसका ओवरहेड निकालना। आप सबसे पहले इसका ओवरहेड निकालो। अब आप लोग मुझे बोलोगे सर इसका ओवरहेड निकालने में दिक्कत क्या आ रही है? इसका ओवरहेड निकालने में दिक्कत क्या आएगी कि आपको खर्चा पूरी फैक्ट्री का बताएगा, बेस पूरी फैक्ट्री का बताएगा और आपको P3 का बेस भी बताएगा। जैसे मान लो आपको रेंट बताया तो पूरी फैक्ट्री का रेंट बताएगा, पूरी फैक्ट्री का फ्लोर एरिया बताएगा और आपको P3 का फ्लोर एरिया भी बताएगा। अब तक जब हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया करते थे तो हम लोग खर्चे को P1, P2, P3, S1, S2 पांचों में डिवाइड किया करते थे, लेकिन अब आपको सिर्फ P3 के बारे में पूछा जा रहा है। P3 की मशीन आर रेट पूछी जा रही है, सिर्फ मशीन रूम के मशीन आर रेट पूछी जा रही है, तो आपको खर्चा भी सिर्फ P3 का निकालना है। तो आपको बताएगा कि हमारा जो रेंट लग रहा है वो 10 लाख रुपए का लग रहा है, हमारा फ्लोर एरिया कितना है 1 लाख स्क्वायर फीट और P3 का एरिया कितना है 10,000 स्क्वायर फीट। तो आप बोलोगे 1 लाख स्क्वायर फीट के लिए 10 लाख रुपए का रेंट दे रहे, इसका मतलब 1 स्क्वायर फीट के लिए 10 रुपए का रेंट दे रहे। इसका मतलब यह हुआ कि P3 डिपार्टमेंट जिसे आप लोग मशीन रूम बोल रहे हो, वो डिपार्टमेंट 10,000 स्क्वायर फीट एरिया ऑक्यूपाई करता है। तो 10,000 इंटू 10 उसको रेंट का खर्चा कितना देंगे? 1 लाख रुपए। तो जैसे यहां पर मैंने आपको रेंट का खर्चा बांट के बताया, बिल्कुल वैसे ही आपको बहुत सारे खर्चे दिए जाएंगे और उन सारे के सारे खर्चों को बांट कर आपको P3 का ओवरहेड पता करना है। बेटा
आप मुझे पॉइंट जल्दी से बताओ, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आपको मान लीजिए आपको सवाल के अंदर कैंटीन का खर्चा दे दिया। अब आपको कैंटीन का खर्चा दे दिया, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स दे दिया और आपको P3 के नंबर ऑफ वर्कर्स दे दिए। अब आप क्या करोगे? आपको पता है कैंटीन का टोटल खर्चा इतने वर्कर्स के लिए हो रहा है, तो P3 के वर्कर्स इतने हैं, तो P3 के लिए कैंटीन का खर्चा कितना। अगर मान लो आपको स्टोर रिक्विजिशन का खर्चा दे रखा है, तो स्टोर रिक्विजिशन का टोटल ओवरहेड आपको दे रखा है, स्टोर का टोटल खर्चा आपको दे रखा है, ठीक है, स्टोर का टोटल खर्चा आपको दे रखा है, उसके साथ में आपको टोटल रिक्विजिशन आपको दे रखी है और आपको P3 मतलब जो आपका मशीन रूम है उसकी रिक्विजिशन भी दे रखी है। तो आप प्रोपोर्शनेट करके P3 या जैसे आप लोग मशीन रूम बोल रहे हो उसका खर्चा आप लोग निकाल लोगे। तो करना क्या है, सबसे पहला आपको अपने मशीन रूम का टोटल ओवरहेड कैलकुलेट करना है। यहां पर आपको टोटल ओवरहेड कैलकुलेट करना है। कैसे करना है? आपको P3 के आपको फैक्ट्री के टोटल खर्चे बताएगा, टोटल बेस बताएगा और P3 का जो प्रपोर्शन है वो भी बताएगा। उसकी सहायता से आपको P3 का खर्चे निकालने। नंबर 2, आपको P3 डिपार्टमेंट के नॉर्मल मशीन आवर्स निकालने। अब आप लोग बोलोगे सर ये नॉर्मल मशीन आवर्स कैसे निकालेंगे? वही तरीका, आप सबसे पहला अपना टोटल मशीन आवर्स लेना और टोटल मशीन आवर्स में से अगर आप नॉर्मल आइडल टाइम को लेस कर दो तो आपके पास में नॉर्मल मशीन आवर्स आ जाएंगे। तो अगर आपने टोटल मशीन आवर्स में से नॉर्मल मशीन आवर्स को माइनस कर दिया तो आपके पास में नॉर्मल मशीन आवर्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में बेटा आपका जो मशीन रूम का ओवरहेड है, जो आपने अभी अभी मशीन रूम का ओवरहेड निकाला, यदि आप इसमें नॉर्मल मशीन आवर्स से डिवाइड कर दोगे तो नॉर्मल मशीन आवर्स से डिवाइड करने पर आपके पास मशीन आवर रेट आ जाएगी। तो आप लोग अगर तो मशीन रूम ओवरहेड जो आपने निकाला उसमें नॉर्मल मशीन आवर से डिवाइड कर दोगे तो ओवरहेड पर मशीन आवर आ जाएगा और ओवरहेड पर मशीन आवर को ही क्या बोलते हैं? मशीन आवर रेट, वो आपके पास आ जाएगी और कहानी खत्म, काम फिनिश। लेकिन बेटा यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप मशीन रूम का मशीन आवर रेट निकाल रहे हो तो ध्यान रखना ऑपरेटर की जो आपकी सैलरी पे कर रहे हो वो भी ओवरहेड ही मानी जाएगी। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है सर ऑपरेटर की जो वेजेस है वो तो डायरेक्ट वेजेस है, ऑपरेटर की जो सैलरी, मशीन का जो ऑपरेटर है उसकी जो सैलरी है वो तो डायरेक्ट वेजेस है और सर वो डायरेक्ट वेजेस है तो वो ओवरहेड में काउंट नहीं होनी चाहिए। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप मशीन रूम के मशीन आवर रेट निकाल रहे हो तो जो मशीन का ऑपरेटर है वो पैसिव प्रोड्यूसर है, मतलब वो पैसिवली प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, वो एक्टिवली प्रोडक्ट को बनाने का काम नहीं करता है, इसलिए हम उसकी वेजेस को भी ओवरहेड ही मानते हैं। तो ध्यान रखना मशीन ऑपरेटर की वेजेस अगर आपको दे रखी है तो आप उसे ओवरहेड मानकर यहीं पर कवर करना, आप उसे डायरेक्ट वेजेस मानकर इग्नोर मत कर देना, ठीक है। नंबर 2, अगर आपको कभी भी सवाल में कह दिया जाए कि मशीन बिना ऑपरेटर के काम नहीं कर सकती तो आप ये मान लेना कि भैया जितने घंटे ऑपरेटर काम करेगा उतने ही घंटे मशीन काम करेगी। तो आपको पता है अगर सवाल कह रहा है कि ऑपरेटर के बिना मशीन काम कर ही नहीं सकती तो इसका सिंपल सा मतलब है जितने घंटे ऑपरेटर काम करेगा उतने ही घंटे मशीन काम करेगी। तो उस कंडीशन में जो नॉर्मल लेबर आवर्स है उन्हीं को नॉर्मल मशीन आवर्स के बराबर माना जाएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर बिना वर्कर के मशीन काम नहीं कर सकती तो वर्कर ने जितने घंटे काम किया मशीन ने भी उतने घंटे काम किया, तो जो नॉर्मल लेबर आवर्स है आप उसी को नॉर्मल मशीन आवर्स अज्यूम करके चलोगे। गॉट माय पॉइंट? तो बेटा अगर आपको मशीन रूम के मशीन आवर रेट निकालिए तो घबराना मत, आपको बहुत सारे खर्चे देगा, आपको उसका टोटल बेस देगा और मशीन रूम का बेस भी देगा। आप लोग जैसे अब तक सारे खर्चे 5 डिपार्टमेंट में डिवाइड करके निकालते रहे, अब की बार आपको सिर्फ P3 का खर्चा निकालना है प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करते हुए। तो आप लोग यहां पर P3 डिपार्टमेंट के टोटल खर्चे निकाल लो, P3 डिपार्टमेंट के नॉर्मल मशीन आवर्स निकाल लो और अगर आपने ओवरहेड में नॉर्मल मशीन आवर से डिवाइड कर दिया तो आपके पास ओवरहेड पर मशीन आवर आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मशीन आवर रेट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मशीन आवर रेट। अब यहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि मशीन आवर रेट निकालते टाइम ध्यान रखना ऑपरेटर की वेजेस को ओवरहेड मानकर हम लोग मशीन रूम के ओवरहेड में इंक्लूड करेंगे। नंबर 2, आप ये ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में कभी भी ये बोल दिया जाए कि मशीन बिना ऑपरेटर के काम नहीं कर सकती है तो आप ये ध्यान रखना मशीन अगर बिना ऑपरेटर के काम नहीं कर सकती है तो जो नॉर्मल लेबर आवर्स है उसी को नॉर्मल मशीन आवर्स मान लिया जाएगा। यस, ओके दोस्तों, सर ये वाली बात तो आपकी हमें समझ में आ गई। सर कोई एग्जाम्पल वगैरह ले लो, कोई दिखा दो सर कैसे एग्जाम्पल वगैरह वाली बात, ठीक है, जैसा आप आदेश करें। देखो अब यहां पर ये एक इलस्ट्रेशन नंबर 6 दे रखा है।
इसमें आपको बता रखा है एक मशीन है 1 करोड़ रुपए की है, 10 साल की लाइफ है और इसकी लाइफ के एंड में इसकी साल्वेज वैल्यू 9 लाख रुपीस की होगी। रिपेयर जो है पूरी लाइफ में वो 18 लाख रुपीस का होगा। मशीन की एक्सपेक्टेड है कि ये 4380 आवर्स पर ईयर रन करेगी। ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 15 यूनिट्स पर आवर का होगा। रेट हमारी 5 रुपीज पर यूनिट की होगी बिजली की। मशीन 1/4 एरिया ऑक्यूपाई करती है। अब देखो यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे बताया ये जो मशीन रूम है इसमें एक ही मशीन है और ये जो मशीन है ये हमारे पूरे एरिया का 1/4 एरिया ऑक्यूपाई करती है। ये 2 लाइट के पॉइंट इस्तेमाल करती है जबकि फैक्ट्री में लाइट के पॉइंट कितने हैं 10। तो आपको प्रपोर्शन देने लग गया ना, ताकि आप इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ओवरहेड निकाल सको। द फोरमैन हैज टू डिवोट अबाउट 1/6 ऑफ हिज टाइम टू दिस मशीन। 1/6 टाइम देना पड़ता है। मंथली रेंट जो है हमारा वो इस डिपार्टमेंट का 30,000 है। लाइटिंग चार्जेस हमारा 8,000 पर मंथ है। फोरमैन की सैलरी 19,200 है। फाइंड आउट द मशीन आर रेट अज्यूमिंग इंश्योरेंस 1% है 1 करोड़ पर, और बाकी जो खर्चे हैं ऑयल वगैरह के खर्चे वो हमारे 900 पर मंथ के हैं। अब देखो इस सवाल के अंदर आपको सारे खर्चे दे रखे हैं, आपको उनका बेसिस दे रखा है, आपको मशीन आवर्स जो है वो डायरेक्टली गिवन है 4380। तो अब आपको करना क्या है, आपने सबसे पहला अपने पूरे खर्चों का पता लगाया। ठीक है, आपने सारे खर्चों का पता लगाया और बेटा यहां पर इन्होंने खर्चे को साथ के साथ में आर से डिवाइड करके रेट निकाल के बता दी। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, जो भी आपके खर्चे हैं उन खर्चों का यहां पर आप लोग टोटल लगा लो और टोटल लगाने के बाद उन खर्चों में जो आपके मशीन आर से 4380 उनसे डिवाइड कर दो। तो ऐसा करने पर आपके पास में मशीन आर रेट आ जाएगी। सबसे पहला जो भी आपके फिक्स्ड खर्चे हैं वो सारे ले लो, जो भी आपके वेरिएबल खर्चे हैं वो सारे ले लो और सबको डिवाइड करके सबको जोड़कर आप उसमें 4380 आर से डिवाइड कर दो तो आपके पास में मशीन आर रेट आ जाएगी। काम खत्म। ठीक है, तो बेटा सिंपल सी 3 स्टेप है। सबसे पहला जो भी आपका मशीन रूम है उसका पूरा खर्चा निकालो। नंबर 2 नॉर्मल मशीन आवर्स निकालो, पर इस सवाल के अंदर तो नॉर्मल मशीन आवर्स आपको डायरेक्टली गिवन है। और सीधी बात, मशीन रूम के टोटल खर्चे में मशीन आवर्स से डिवाइड कर दो तो आपके पास में मशीन आवर रेट जो है वो आ जाएगी। काम खत्म। ठीक है, लेकिन अब सुनो, अब आता है एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को क्लास में बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है। वो है ट्रीटमेंट ऑफ सेटअप टाइम। ट्रीटमेंट ऑफ सेटअप टाइम। अब बेटा जी सेटअप टाइम का ट्रीटमेंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और आप लोगों को याद है इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी 5-6 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, तो ये सेटअप टाइम का जो ट्रीटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मेरे साथ में इसे बिल्कुल ध्यान से रिवाइज करना है। सबसे पहला बेटा सेटअप टाइम का मतलब होता है एक मशीन को प्रोडक्शन के लिए तैयार होने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग बोलते हैं सेटअप टाइम। जैसे घर पे मम्मी जब रोटी बनाती है तो उससे पहले 3-4 मिनट का टाइम लगता है तवा गर्म होने में, तो वो जो तवा तैयार हो रहा है रोटी सेकने के लिए बस उसी 3-4 मिनट के टाइम को हम लोग बोलते हैं सेटअप टाइम। बेटा जैसे हम लोग कपड़ों पे प्रेस करते हैं तो अपने को 1 मिनट लगता है प्रेस को गर्म होने में, तो वो 1 मिनट ले रही है प्रेस प्रोडक्शन के लिए तैयार होने में, तो दैट टाइम इज कॉल्ड सेटअप टाइम। उसी टाइम को हम लोग बोलते हैं सेटअप टाइम। अब मेरी बात को ध्यान से सुना, उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, सेटअप टाइम। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो बेटा, मशीन का जो सेटअप टाइम है वो दो तरीके से होता है। एक होता है प्रोडक्टिव सेटअप टाइम और दूसरा होता है अनप्रोडक्टिव सेटअप टाइम। अब आप लोग बोलेंगे सर प्रोडक्टिव सेटअप टाइम क्या होता है और अनप्रोडक्टिव सेटअप टाइम क्या होता है। बेटा प्रोडक्टिव सेटअप टाइम वो होता है जहां पर हर काम को करने के लिए मशीन को नए सिरे से तैयार करना पड़ता है, नए सिरे से सेटअप करना पड़ता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिव सेटअप टाइम। और अगर मशीन को सुबह सुबह एक बार तैयार करना पड़े और दिन भर आप जितने चाहे जॉब उसके ऊपर निकाल दो, आपको दोबारा मशीन को तैयार ना करना पड़े, दैट इज कॉल्ड अनप्रोडक्टिव सेटअप टाइम। मैं दोनों के एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरी प्रिंटिंग प्रेस है, अब मैंने लाल कलर में लाल रंग से मेरे को एक जो पैम्पलेट है वो छापना है, तो पहले मैं रेड कलर की इंक लगाऊंगा और उसके बाद में रेड कलर के मैं 2000 पैम्पलेट छापूंगा। अब मुझे अगला पैम्पलेट छापना है ब्लैक कलर की इंक में, तो पहले मुझे मशीन को साफ करना पड़ेगा। मशीन को साफ करूंगा, फिर ब्लैक कलर की इंक लगाऊंगा और फिर अगले पैम्पलेट छापूंगा। फिर उसके बाद में ये वाले 2000 पैम्पलेट छापने के बाद में अब मुझे ग्रीन कलर की इंक में पैम्पलेट छापने, तो मैं मशीन को दोबारा साफ करूंगा, ग्रीन कलर की इंक लगाऊंगा और फिर मैं ग्रीन कलर में पैम्पलेट को प्रिंट करूंगा। अब यहां पर मुझे पैम्पलेट छापने से पहले, हर जॉब से पहले मुझे बार बार मशीन को तैयार करना पड़ रहा है, तो ऐसे सेटअप टाइम को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिव सेटअप टाइम।
लेकिन मान लीजिए अगर आप एक फोटोस्टेट वाले के पास जाएं और ध्यान से देखें तो सुबह सुबह जब फोटोस्टेट वाला अपनी दुकान खोलता है तो वो मशीन को ऑन करके छोड़ देता है, मशीन को गर्म होने में 10 मिनट का टाइम लगता है, और एक बार जब ये मशीन गर्म हो जाती है, मशीन तैयार हो जाती है, उसके बाद दिन भर उसको दोबारा मशीन को कभी भी गर्म नहीं करना पड़ता। तो यहां पर चाहे दिन भर वो कितने भी अलग अलग जॉब करे लेकिन उसे मशीन को दोबारा तैयार नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर जो मशीन तैयार हो रही है वो किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए बार बार तैयार नहीं हो रही, तो बेटा इसे हम लोग बोलते हैं अनप्रोडक्टिव सेटअप टाइम। अब ध्यान रखना, अगर आपका सेटअप टाइम अनप्रोडक्टिव है तो वो नॉर्मल आइडल टाइम माना जाएगा और आप सिर्फ एक रिकवरी रेट निकालोगे। जो आपका सेटअप टाइम है वो नॉर्मल आइडल टाइम माना जाएगा। आप मशीन रूम के टोटल खर्चे में नॉर्मल मशीन आवर से डिवाइड करोगे और आपके पास मशीन आवर रेट आ जाएगी सिर्फ एक रिकवरी रेट आपके पास आएगी रनिंग टाइम की, क्योंकि आपने सेटअप टाइम को नॉर्मल आइडल टाइम की तरह ट्रीट कर लिया है। लेकिन बेटा अगर आपका सेटअप टाइम प्रोडक्टिव है तो उस कंडीशन में आपको अपने ओवरहेड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा, रनिंग टाइम में और सेटअप टाइम में। बेटा जी अगर आपका सेटअप टाइम प्रोडक्टिव है तो आपको अपनी ओवरहेड कॉस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा, रनिंग टाइम और सेटअप टाइम। इसका मतलब अब आपका जो सेटअप टाइम है वो प्रोडक्टिव है, वो नॉर्मल आइडल टाइम नहीं है, इसलिए आप सेटअप टाइम की रिकवरी रेट अलग निकालोगे और रनिंग टाइम की रिकवरी रेट आपको अलग निकालनी पड़ेगी। अब जैसे आपका रेंट है, जो भी आपका रेंट है वो आपको दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी आपकी सैलरी है वो आपको दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी आपका इंश्योरेंस है वो आपको दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आमतौर पे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा सिर्फ रनिंग टाइम पे लगता है, सेटअप टाइम पे नहीं लगता, लेकिन अगर सेटअप टाइम पे भी बिजली का खर्चा लग रहा हो तो आप सेटअप टाइम पे भी बिजली का खर्चा डाल देंगे। तो आप सारे खर्चों को रनिंग टाइम और सेटअप टाइम दोनों में डिवाइड करेंगे, किस रेशो में? आवर्स के रेशो में। तो जो भी आपका खर्चा है वो आप रनिंग टाइम और सेटअप टाइम दोनों में डिवाइड करोगे आवर्स के रेशो में, और उसके बाद में आप नॉर्मल मशीन आवर से डिवाइड करोगे, जो भी आपके रनिंग आवर्स है, जो भी आपके सेटअप आवर्स है उनसे डिवाइड करोगे और आपके पास यहां पर मशीन आवर रेट आ जाएगी। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो मशीन आवर रेट आपके पास आ रही है, ये मशीन आवर रेट आपके पास आएंगी दो, रनिंग टाइम की रिकवरी रेट अलग आएगी और सेटअप टाइम की जो रिकवरी रेट है वो अलग आएगी। क्लियर है बात? दोबारा से सुनो। सबसे पहली बात, मशीनों को प्रोडक्शन के लिए तैयार होने में जो समय लगता है उस समय को हम लोग बोलते हैं सेटअप टाइम। सेटअप टाइम दो तरह का होता है, एक होता है प्रोडक्टिव, एक होता है अनप्रोडक्टिव। अगर हर जॉब के लिए मशीन को बार बार तैयार करना पड़ रहा है तो ये प्रोडक्टिव सेटअप टाइम है, और अगर मशीन को सुबह एक बार तैयार कर दिया उसके बाद दिन भर कितने भी जॉब परफॉर्म करते रहो, मशीन को दोबारा तैयार करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे सेटअप टाइम को हम लोग बोलते हैं अनप्रोडक्टिव सेटअप टाइम। अगर सेटअप टाइम अनप्रोडक्टिव है तो सिर्फ एक रिकवरी रेट निकलेगी रनिंग आवर्स की। क्यों? क्योंकि हम लोग सेटअप टाइम को नॉर्मल आइडल टाइम ट्रीट करेंगे और रिकवरी रेट निकलेगी सिर्फ एक रनिंग टाइम की। मतलब जो भी हमारा टोटल खर्चा है उसमें हम लोग नॉर्मल रनिंग आवर्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में मशीन आवर रेट आ जाएगी सिर्फ एक। लेकिन अगर आपका सेटअप टाइम प्रोडक्टिव है तो आपको दो अलग अलग रिकवरी रेट निकालनी पड़ेगी, रनिंग टाइम की अलग और सेटअप टाइम की अलग। करेंगे कैसे? जो भी आपका खर्चा है उन सारे के सारे खर्चों को आप लोग डिवाइड कर दो रनिंग टाइम और सेटअप टाइम के बीच में, और उसके बाद में दोनों के खर्चों में दोनों के आर से डिवाइड कर दो, तो आपके पास सेटअप टाइम की रिकवरी रेट अलग आ जाएगी, रनिंग टाइम की रिकवरी रेट आपके पास अलग आ जाएगी। और बेटा ऐसा करके आपके पास दो अलग अलग रिकवरी रेट्स जो है वो यहां पर मिल जाएंगी। क्लियर है बात? डन? यस। तो बेटा यहां पर खत्म होती है बात किसके बारे में? फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में। तो यहां पर हमारी पूरी बात खत्म होती है फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी खर्चे के बारे में यह कह दे कि यह खर्चा रनिंग के साथ बदलता है तो मान लेना कि वो खर्चा सिर्फ रनिंग टाइम में लग रहा है। अगर किसी खर्चे के बारे में कुछ भी ना बताए तो मान लेना वो खर्चा दोनों टाइम पर लगता है। दोबारा सुनो, अगर सवाल में यह कह दिया जाए कि यह खर्चा रनिंग के साथ बदलता है, इसका मतलब यह खर्चा सिर्फ रनिंग के टाइम पे लगता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहे तो मान लेना यह खर्चा दोनों टाइम पर लगता है। ठीक है? क्लियर है बात? दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दो फालतू के टॉपिक करेंगे, दो फालतू के टॉपिक जिनसे कुछ भी आने वाला नहीं है। सर क्या? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, इन दोनों से आना जाना कुछ भी नहीं है, ये फालतू के टॉपिक है, पर फिर भी पढ़ लेते। अब ऑब्वियस ही बात है, ओवरहेड है तो ये भी कॉस्ट में जुड़ेगा, और कॉस्ट में अगर जोड़ना है तो जोड़ने के लिए आपको रेट तो चाहिए, और बेटा उस रेट को क्या बोलते हैं? रिकवरी रेट। उस रेट को क्या बोलते हैं? रिकवरी रेट। ठीक है, अब इसके रिकवरी के मेथड्स क्या क्या हैं? रिकवरी रेट के मेथड्स क्या हैं? पहला होता है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। प्रोडक्शन यूनिट मेथड में हम लोग जो रिकवरी रेट निकालते हैं वो प्रोडक्शन पे आधारित होती है। हम लोग अंदाजा लगाते हैं। मैं मुंशी जी से पूछता हूं, मुंशी जी इस साल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना होने की उम्मीद है? मुंशी जी बोलेंगे 1 लाख रुपए। मैं बोलूंगा मुंशी जी ये बताओ आपके साल प्रोडक्शन कितना होने की उम्मीद है? मुंशी जी बोलेंगे सर इस साल प्रोडक्शन होने की उम्मीद है 10,000 यूनिट की। तो मैंने बोला 1 लाख रुपए खर्च होने वाला है और 10,000 यूनिट बनने वाले हैं, तो इसका मतलब हर यूनिट पे कितना ओवरहेड लग रहा है? 10 रुपए। अब मैं जितने भी यूनिट बनाऊंगा हर यूनिट पर ओवरहेड कितना मानूंगा? 10 रुपए। ठीक है, दूसरा है परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट मेथड। अब तो आप लोग नाम से ही समझने लग जाओगे। परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट मेथड का मतलब क्या? हम लोग यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की जो रेट तय करते हैं वो हम फैक्ट्री कॉस्ट के परसेंटेज पे तय कर लेते हैं। जैसे मैं पूछूंगा मुंशी जी बताओ अंदाजन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना होगा? मुंशी जी बोले 1 लाख रुपए। मैंने बोला बताओ मुंशी जी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट कितने होने की उम्मीद है? मुंशी जी बोले 8 लाख रुपए। तो मैंने बोला यार 1 लाख रुपए का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लगेगा 8 लाख रुपए की फैक्ट्री कॉस्ट पर, मतलब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट के लगभग 12.5% के बराबर है। तो एक काम करो, अब जितनी फैक्ट्री कॉस्ट आ रही है उसका 12.5% एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ लेना। ठीक है, ये हो गए रिकवरी के मेथड्स। अब बेटा ऑब्वियस ही बात है, अगर आप रिकवरी के लिए बजटेड रेट काम में ले रहे हो तो एक्चुअल खर्चा और रिकवर्ड खर्चा बराबर नहीं होंगे, तो अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी पैदा होगी। तो इस अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी को ट्रीट करने के आपके पास 2 ही रास्ते हैं। पहला, या तो कॉस्टिंग P&L से राइट ऑफ कर दो या फिर कैरी फॉरवर्ड कर लो। या तो राइट ऑफ कर दो या कैरी फॉरवर्ड कर लो। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की रिकवरी के कई मेथड्स हैं। जैसे पहला है सेल यूनिट मेथड। अब ऑब्वियस ही बात है, जो सेल यूनिट मेथड है इसमें हम लोग जो रिकवरी मेथड लेंगे, रिकवरी रेट निकालेंगे, वो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पर आधारित होगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पर ही आधारित होनी चाहिए। तो वही बजटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में बजटेड सेल क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 1 यूनिट बेचने का सेलिंग ओवरहेड कितना है, उसी को रिकवरी रेट के रूप में काम में ले लेंगे। दूसरा तरीका है परसेंटेज ऑफ सेल वैल्यू मेथड, जिसमें हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की परसेंटेज निकाल लेते हैं सेल वैल्यू के ऊपर और फिर उसी के हिसाब से अपनी कॉस्ट में जोड़ते रहते हैं। जैसे जो बजटेड सेलिंग ओवरहेड है वो बजटेड सेल वैल्यू का कितना परसेंट है ये निकाल लो अंदाजन, और बस इसी रेट का इस्तेमाल करते रहो। अच्छा, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी हो तो इसके लिए भी सिर्फ 2 ही मेथड है। कौन से? यही वाले, या तो कॉस्टिंग P&L से राइट ऑफ कर दो या फिर कैरी फॉरवर्ड कर लो। तो अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी को या तो कॉस्टिंग P&L से राइट ऑफ कर दो या कैरी फॉरवर्ड कर लो, बात खत्म। ठीक है, चलिए, तो बेटा यहां पर बात खत्म होती है ओवरहेड्स के बारे में पूरी। बेटा मैंने ओवरहेड्स का रिवीजन करवाते टाइम ये मान के चला हूं कि आप लोगों ने मेरे नोट्स का रजिस्टर अपने सामने खोल रखा है और मेरे नोट्स को आप लोग लगातार मेरे साथ में रीड करते हुए जा रहे हो। मैंने अपने नोट्स में ये सारी बातें बहुत डिटेल में आप लोगों को लिखवा रखी है और मैंने ये सारी बातें आप लोगों को बहुत डिटेल में करवा रखी है। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक रिविजन लेक्चर है जिसमें सारी बातों को मैं बस फटाफट आप लोगों के साथ में रिवाइज कर रहा हूं,
तो बेटा ऑब्वियस सी बात है ये लेक्चर सिर्फ उन्हीं लोगों के काम में आ सकता है जिन्होंने एक बार ओवरहेड पहले पढ़ रखा है। अगर आप लोगों ने ओवरहेड बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा तो ऑब्वियस सी बात है ये रिवीजन लेक्चर आपकी उतनी सहायता नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है, ठीक है। ओके, चलो बेटा जल्दी से, अब अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जो है वो जल्दी से प्रेस कर दो, ठीक। मिलते हैं अगले रिवीजन लेक्चर में।